चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे कानून को समझते हैं जिसने ब्रिटिश शासन की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि सत्ता के खेल में एक बहुत बड़ा मोड़ था। हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 की। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे सिर्फ एक कानून ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक विशाल कॉरपोरेट एम्पायर के खात्मे की वजह बन गया। जरा सोचिए, ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। तो एक कहानी है एक बड़े बदलाव की और उसके नतीजों की, जो शायद उस वक्त किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट क्यों था। देखिए, 1853 का ये एक्ट ब्रिटिश संसद का एक साफ साफ और जोरदार इशारा था। इसने ये जता दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब बेरोक टोक नहीं चलेगा, बल्कि ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। कंपनी का भविष्य अब सवालों के घेरे में था और यहीं से पावर का शिफ्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब 1853 का ये एक्ट अचानक तो नहीं आया, है ना? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। असल में ये एक्ट दशकों से चल रहे एक ट्रेंड का नतीजा था, जिसमें धीरे धीरे कंपनी की ताकत को कम किया जा रहा था। ये उस सोची समझी प्रक्रिया का अगला और शायद सबसे जरूरी कदम था। अब देखिए, इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। 1813 में कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था, उसे लगभग खत्म कर दिया गया। फिर 1833 में उसे व्यापार से हटाकर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब शासन चलाने वाली संस्था बना दिया गया। और 1853 आते आते तो कंपनी का शासन पूरी तरह से संसद के भरोसे पर टिक गया। यह एक तरह से कंपनी के घटते असर का पूरा रोड मैप है। तो चलिए अब इस एक्ट के अंदर झांकते हैं, आखिर इसमें था क्या। आइए इसके 4 सबसे बड़े बदलावों को एक एक करके देखते हैं। और ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, इन्होंने भारत में सरकार चलाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया था। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, कंपनी का राज तो चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। पहली बार ऐसा हुआ था कि कंपनी के चार्टर को 20 साल जैसे किसी फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसका सीधा मतलब यह था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी का शासन खत्म कर सकती थी। मतलब सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से लंदन पहुंच चुका था। दूसरा बड़ा बदलाव सरकार के स्ट्रक्चर में था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो अब तक सारे काम एक साथ देखती थी, उसे पहली बार 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा जो कानून लागू करता था, यानी एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो कानून बनाता था, यानी लेजिस्लेटिव। भारत में शक्तियों के बंटवारे की ये एक तरह से शुरुआत थी। और इसी कानून बनाने वाले काम के लिए काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए। अब ये 6 का आंकड़ा शायद सुनने में छोटा लगे, पर यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। ये भारत में एक नई तरह की सरकार की शुरुआत का इशारा था। और इन्हीं नए सदस्यों से मिलकर जो बॉडी बनी, उसे नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। इसे आप भारत की पहली लेजिस्लेटिव बॉडी या एक तरह की मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जहां पहली बार कानून बनाने का प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ। अब आते हैं तीसरे बदलाव पर, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक था। इसी ने आज की भारतीय ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी। इस एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स को भर्ती करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसको ऐसे समझिए, पहले क्या होता था? सिफारिशें, जान पहचान, कनेक्शंस, इसी को संरक्षण प्रणाली कहते थे। कंपनी में नौकरियां ऐसे ही मिलती थीं। लेकिन 1853 के बाद सब बदल गया। अब आई योग्यता प्रणाली, मतलब मेरिट सिस्टम। अब भर्ती होगी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए। और यहीं से इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस का जन्म हुआ। और चौथा बड़ा बदलाव यह था कि जो नई विधान परिषद बनी थी ना, उसे असली ताकतें दी गईं। वो सिर्फ नाम के लिए नहीं थीं। उसे नए कानून बनाने, उन पर बहस करने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का असली अधिकार दिया गया था। इसी ने भारत में एक वाइब्रेंट लेजिस्लेटिव परंपरा की शुरुआत की। तो हमने ये 4 बड़े बदलाव तो देख लिए, पर सवाल ये है कि इनका असली मतलब क्या था। चलिए अब समझते हैं कि ये एक्ट इतना जरूरी क्यों है और कैसे इसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो असल में हुआ ये कि इस एक्ट ने भविष्य के बीज बो दिए। सोचिए, पहली बार ब्रिटिश संसद सीधे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दे रही थी। इसने सरकार के काम को बांटा, मेरिट पर आधारित ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी और भारत में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की परंपरा शुरू की। ये सारी चीजें आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं।
चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे युग का अंत भी था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास किया गया आखिरी चार्टर एक्ट साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद कंपनी के लिए कोई और चार्टर एक्ट नहीं आया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अब कंपनी का समय पूरा हो चुका था और इतिहास एक नया मोड़ लेने के लिए तैयार था। और यही वजह है कि इतिहासकार इसे एक खास नाम से बुलाते हैं, भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक संक्रमण बिंदु। मतलब एक ऐसा पुल जो कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन की सीधे शासन से जोड़ रहा था। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस एक्ट के बस 5 साल बाद 1857 की क्रांति हुई और उसके फौरन बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या 1853 का चार्टर एक्ट भारत को मॉडर्न गवर्नेंस की तरफ ले जाने वाला एक प्रोग्रेसिव कदम था, या फिर ये ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करने का सिर्फ एक नया, ज्यादा व्यवस्थित तरीका था? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।